हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ रेगुलेटरी बॉडीज। स्टूडेंट्स, आज से हम आप सभी के लिए PYQ सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि RBI असिस्टेंट 2023 का जो एग्जामिनेशन है बस आने ही वाला है और इस प्रिपरेशन को आपको अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। और जिसके लिए सबसे पहला काम आपको ये जानना है कि इसमें किस तरह के पेपर आते हैं। इसीलिए हम आपके लिए PYQ सीरीज लेके आए हैं जिसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे RBI असिस्टेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आज जो मैं पेपर आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ ये मेमोरी बेस्ड पेपर है RBI असिस्टेंट 2022 का। 2022 में रीजनिंग के सेक्शन में आपके जो 35 क्वेश्चंस आए थे वो हम आज के सेशन में स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आप सब रेडी है। तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि ये वाला सेशन अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिए ताकि बाकी आपके फ्रेंड्स जो है वो भी इस मेमोरी बेस्ड पेपर से एक अंदाजा लगा सकें कि आपका RBI असिस्टेंट का लेवल किस तरह से रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, तो देखिए जैसा कि आपके RBI असिस्टेंट के प्री एग्जाम में रीजनिंग के 35 सवाल आते हैं और ये जरूर होता है कि जब आपका RBI का असिस्टेंट का पेपर जब आप मतलब स्टार्ट करते हैं तो वहां पे जब आपका रीजनिंग का सेक्शन अनलॉक होगा तो ज्यादातर टाइम शुरू में आपको पजल का सवाल ही दिखेगा, है ना। तो तभी मैं आज आपके सामने पहले पजल का ही क्वेश्चन लेके आई हूं। तो करते हैं स्टार्ट इसको। पजल के क्वेश्चन को देखते हैं कि वो आपसे क्या डिमांड कर रहा है। आपको उसने बोला 8 पर्संस हैं जिनका नेम जो है वो बिगिन होता है विद A, B, P, C, D, O, Q और E। ये नाम आपको दिए हैं, ठीक है, जो कि लोगों के नाम है। दे आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग इनवर्ड। ये सारे के सारे एक सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठे हैं और कहाँ देख रहे हैं ये सब इनसाइड फेस कर रहे हैं, इनवर्ड फेसिंग है सभी के सभी, ठीक है। तो हमने सबसे पहले तो 8 पोजीशंस मार्क कर ली। और जब भी आप इन क्वेश्चंस में पोजीशनिंग करेंगे ना, आपको एक सिंपल सी बात का हमेशा ध्यान रखना है। वो सिंपल सी बात ये है कि आपको यहाँ पर कोई भी पर्सन पोजीशन करना तो उसके सामने दूसरा पर्सन होना चाहिए। ये नहीं कि आप सर्कल बना के रैंडम ऐसे 8 पोजीशंस लगा दो, ऐसा नहीं करते हम प्रॉपर इसका जो है पूरा डायग्राम बनाएंगे और हम साथ साथ फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले उसने बोला कि पर्सन्स whose names start with a vowel, जिनका नाम वॉवल से स्टार्ट होता है। जैसे कि यहाँ पे हमारे वॉवल्स कौन से हैं, देखिए एक तो A वॉवल है, ठीक है, उसके बाद E वॉवल है और तीसरा वॉवल हमारा है O। तो बेसिकली वो इन 3 अल्फाबेट्स की बात कर रहा है, ठीक है, कि ये 3 अल्फाबेट्स को अगर आप देखते हैं तो ये 3 अल्फाबेट्स जो हैं वो एडजेसेंट नहीं है, दे डू नॉट सिट एडजेसेंट टू ईच अदर, ठीक है। A सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ D, ठीक है। आगे भी उसने कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है कि A जो है वो थर्ड टू द राइट है किसका, D का। तो लेट अस सपोज मैं अगर इसको D से स्टार्ट कर रही हूं और इस पोजीशन पे मैंने D को ही लिखा, ठीक है। तो A कहां पे बैठा हुआ है, इसके राइट में। इसका राइट साइड किधर होगा, तो देखो इसके राइट में थर्ड पोजीशन पे। तो राइट में 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे अगर आप A को बिठाते हो तो यहाँ पे आपने A को बिठाया। अब यहाँ पे एक बहुत कॉमन मिस्टेक है, वो थर्ड राइट कहते हैं और हम गलती से A और D के बीच में 3 पोजीशंस छोड़ देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना। A सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ D मींस D के राइट में आपको ऑन द थर्ड पोजीशन A को बिठाना है। उसके बाद उसने आपको बोला कि 2 पर्सन्स सिट बिटवीन P एंड A। P और A के बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। तो A आपका यहां पर है तो P किधर होगा, हाँ जी P आपका यहां पर आएगा क्योंकि A के लेफ्ट साइड में 2 जगह छोड़कर D बैठा हुआ है, तो A के राइट साइड में हमने 2 जगह छोड़कर P को बिठा दिया, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, आगे एक लाइन है कि B सिट्स एडजेसेंट टू O, यानी B और O जो है वो एक साथ बैठेंगे, ठीक है। O who sits fourth to the right of E, ठीक है, B और O एक साथ बैठेंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि हम B और O को कहाँ लिखें। देखो अब यहाँ पे जो वैकेंट स्पेसेस है एक तो ये वाली है, पर यहाँ पे अगर आप B और O में से किसी एक को लिखते हो दूसरे को नहीं लिख पाओगे क्योंकि ये वाली पोजीशन के इमीडिएट नेबर्स ऑक्यूपाइड है। तो यहाँ पे तो आप B और O को लिख नहीं सकते, है ना। फिर हम B और O को कहाँ लिखेंगे वो सोचने वाली बात है। तो B और O को और कहाँ लिख सकते हैं, देखिए 2 डाउट आ रहे हैं इस चीज के, आपके 2 डाउट्स आ रहे हैं। वो 2 डाउट्स क्या हैं,
या तो आप बी और ओ को यहां लिखेंगे, ये दोनों पोजीशंस एडजेसेंट भी और वेकेंट भी है, या फिर आप बी और ओ को यहां लिखेंगे। पर आपको याद होगा मैंने एक पॉइंट आपको शुरू में हाईलाइट किया था कि जो वॉवल्स हैं वो एक दूसरे के इमीडिएट नेबर्स नहीं है। तो अगर वॉवल्स एक दूसरे के इमीडिएट नेबर्स नहीं है, दैट मीन्स ए के साथ ओ तो आ नहीं सकता, है ना। तो या तो फिर आप क्या करेंगे, अगर आप बी और ओ को यहां लिखते हैं ऐसे, तो ये तो गलत हो जाएगा, ओ और ए जो है वो एडजेसेंट आ रहा है, तो ये हमें नहीं करना। इसका मतलब ऐसा हमें नहीं करना। अगर इन दोनों में मैं बी और ओ को पोजीशन कर रही हूं तो ओ को हम यहां लिखेंगे और बी को हम यहां लिखेंगे। अब ये हमारी एक पॉसिबिलिटी है जिसको लेके हम श्योर नहीं है कि वो सही है कि गलत है, ठीक है, इसको लेके वी आर नॉट श्योर। सो अब यहाँ पे ओ के बारे में उसने बोला ओ सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ ई। ओ अगर ई के राइट में है, मतलब ई के राइट में अगर ओ है, तो मुझे अगर ओ से देखना है तो ई किधर होगा, ओ के लेफ्ट में। तो ओ के लेफ्ट में 1 2 3 फोर्थ पोजीशन पे आप ई को डेफिनेटली बिठा सकते हैं। तो ओ और बी की ये वाली पोजीशनिंग तो बिल्कुल सही लग रही है। पर अगर आप ओ और बी को यहां बिठाते हैं, अगर आप ओ और बी को यहां बिठाते हैं, तो ओ के, उसने क्या बोला, ओ सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ ई, तो ओ के लेफ्ट साइड में ऑन द फोर्थ पोजीशन आप यहां पे भी ई को बिठा सकते हो। तो केस तो आपके दोनों सही जा रहे हैं। तो ये अब मैं आपको ना दो पॉसिबिलिटीज बना के दिखाऊंगी ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर रहे, ठीक है। तो चलिए इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी बनाते हैं। अब हम एक और सर्कल बनाएंगे जिसमें कि हम यहाँ पे सेम सारा नोट कर लेते हैं ओ और बी को छोड़कर, ठीक है, ओ बी को छोड़कर हम सारा सेम नोट कर लेंगे। तो ये देखिए, हाँ जी, ए हमारा यहां पर है, डी हमारा यहां पर है और पी हमारा यहां पर है, ठीक है। अब आप एक चीज देखो कि आपने पी ए डी तो लिख दिया, अब ओ बी यहां पे हम इधर ले लेते हैं। अब हम इसको आगे पूरा कंप्लीट करते हैं। ओ के लेफ्ट में फोर्थ पोजीशन पे ई को बिठाना है, ओ के लेफ्ट में फोर्थ पोजीशन पे मैंने यहां को ई बिठाया, और इस केस में ओ के लेफ्ट में 1 2 3 फोर्थ पोजीशन पे मैंने ई को बिठाया, ठीक है। उसके बाद क्यू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ। क्यू जो है वो ओ के लेफ्ट में थर्ड पोजीशन पे है, ये तो हो ही नहीं पा रहा। देखो ओ के लेफ्ट में 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे तो पी बैठा हुआ है, हम क्यू को कैसे बिठाएंगे, ठीक है। तो ये वाला केस हो गया गलत। ये वाला केस अब हमारा सही है क्योंकि अब यही पॉसिबिलिटी बचती है, इसी को पूरा करना है। तो ओ के लेफ्ट में 1 2 एंड 3 थर्ड पोजीशन, यानी यहां पर हमने किसको बिठाया, क्यू को बिठाया। तो बस फिर अब आप नाम देखिए कौन सा बचा है। हाँ जी, आपके वॉवल्स तो सारे हो गए है ना, ए ओ ई, और हम देख पा रहे हैं हमारे सोल्यूशन में दे आर नॉट एडजेसेंट। और आपका बाकी जो है बी हो गया, पी हो गया, आपका सी बचा है, तो यहाँ पे हम किसको लिखेंगे, सी को लिखेंगे। ओके, सो ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है। ये आपका मैं आरबीआई असिस्टेंट 2022 के प्री एग्जाम के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रही हूं। तो आप जरूर इस चीज को समझिए कि क्वेश्चन का लेवल जो है वो एक बहुत नॉर्मल लेवल है इस क्वेश्चन का, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बहुत इजी, ओवर इजी भी नहीं कह सकते, बट ऐसे जिसको हम डिफिकल्ट भी कैटेगराइज नहीं कर सकते। ये इजी टू मॉडरेट लेवल के बीच का लेवल का क्वेश्चन था जिसको सॉल्व करने में हार्डली आपको 2 से 3 मिनट, मैक्सिमम 2 to 3 मिनट्स लगेंगे इसका सोल्यूशन बनाने में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ बी। हाँ जी, बी के राइट में, तो देखिए बी के राइट में, बी आपका ये रहा, तो बी का राइट किधर होगा, हाँ जी बी का राइट इधर है, ये रहा ओ, ठीक है। तो राइट में फर्स्ट है ओ और सेकंड है पी। तो हाँ जी, इसका आंसर जो है वो क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर 2, दैट इज पी। आई होप सबको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश सिट्स फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ सी। तो चलिए देखिए, सी के लेफ्ट में फिफ्थ पोजीशन पे देखो, सी के लेफ्ट में 1 2 3 4 5, तो सी के लेफ्ट में फिफ्थ पोजीशन पर कौन आ रहा है, क्यू आ रहा है। ओके, तो आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। ओके, तो बहुत ध्यान से सॉल्व करना है आपको। एक तो लेफ्ट राइट की मिस्टेक बहुत कॉमन होती है, दूसरा थर्ड फोर्थ पोजीशन की मिस्टेक बहुत कॉमन होती है कि आप गलती से फोर्थ को थर्ड ले लेते हैं, थर्ड को फोर्थ ले लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज सिटिंग ऑपोजिट ओ। ओ के ऑपोजिट कौन है, चलिए देखते हैं। तो ये देखो साफ साफ पता लग रहा है हमें
कि O के ऑपोजिट में कौन है, ये देखो O के ऑपोजिट में कौन है, E है। तभी मैं कह रही थी कि जब हम पोजीशनिंग करते हैं ना, हम इस तरह से करेंगे कि आप आमने सामने लोगों को बिठा रहे हैं, ठीक है, ताकि इस तरह के क्वेश्चंस, कभी इंफॉर्मेशन दी हो या कभी क्वेश्चन में पूछा हो तो इस तरह के क्वेश्चन हम हैंडल कर सके। तो O के ऑपोजिट आपका कौन है, E है। तो आंसर इसका क्या होगा, हाँ जी, who is sitting opposite to O? The answer is option number 1, that is E. Okay, next question. हाँ जी, 4 of the 5 are alike in a certain way and thus form a group. Find the one that does not belong to that group. Okay, तो इसके लिए मैं आपके लिए यहीं पे सॉल्यूशन बना रही हूं। हाँ जी, आप देखिए यहां पर O, P, C, D, E, B, A, Q। हाँ जी, ये आपका सोल्यूशन है। तो अब आपको यहाँ पे बताना है कौन सा ऑड वन आउट है। तो अगर मैं यहाँ E और Q का रिलेशन देखूं, हम देख पा रहे हैं कि E और Q दोनों के दोनों इमीडिएट है, यानी दोनों एक साथ है। OP का देखो मैं, OP भी इमीडिएट नेबर्स है ना, BO भी इमीडिएट नेबर्स है, ED भी इमीडिएट नेबर्स है, पर CA इमीडिएट नेबर नहीं है। आप देख सकते हैं, ये देखो E और Q दोनों एक साथ आ रहे हैं, है ना, OP दोनों एक साथ आ रहे हैं, आपका BO दोनों एक साथ आ रहे हैं, आपका ED जो है वो एक साथ आ रहा है, और जो आपका CA है, दे आर नॉट इमीडिएट नेबर्स, दे आर सिटिंग ऑपोजिट टू ईच अदर। सो इसीलिए हम देख पा रहे हैं कि इसमें फिफ्थ ऑप्शन एक डिफरेंट रूल को फॉलो कर रहा है, एंड ऑल द रेस्ट ऑप्शंस आर फॉलोइंग द सेम रूल्स, दैट द पेयर ऑफ टू अल्फाबेट्स इज एडजेसेंट और नेबर ऑफ ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे के नेबर्स हैं, बट फिफ्थ ऑप्शन में जो पेयर है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है। ओके, सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज सिटिंग एट द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। तो बी के लेफ्ट में सिंपल सा क्वेश्चन है, ये देखो ये बी का लेफ्ट इधर है और बी का राइट इधर है, तो बी के इमीडिएट लेफ्ट में हम देख पा रहे हैं कौन है, ए है, तो आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, दैट इज ए। सो आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। 5 क्वेश्चंस का सेट है, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में हार्डली 2-3 मिनट्स लगेंगे एंड 1 मिनट मोर फॉर अटेम्प्टिंग 5 क्वेश्चंस, जो कि उसी सोल्यूशन पे बेस्ड होंगे। ठीक है, सोल्यूशन पे बेस्ड आपके जो 5 सवाल आएंगे पेपर में, वो सॉल्व करने में मैक्सिमम 1 मिनट लगता है, क्योंकि आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है, देखना है और मार्क करना है, आपको कुछ सॉल्व नहीं करना, सोचना नहीं है, बस देखना है। बस वो देखते हुए कोई गलती नहीं होनी चाहिए कि लेफ्ट राइट की गलती, थर्ड फोर्थ की गलती, वो बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उसके लिए प्रैक्टिस करनी है बहुत सारी। ठीक है, सिटिंग और पजल्स की, क्योंकि मेजर टॉपिक्स हैं ये दोनों आपके पेपर के। ठीक है, तो आई होप आपको ये 5 सवाल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि बेस्ड है ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब ये है आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। तो 2022 में पहले 5 क्वेश्चन मैंने दिखाए आपको, जो कि सर्कुलर अरेंजमेंट के रहे। उसके बाद ये 2 क्वेश्चन आपके जो है वो ब्लड रिलेशन के आए थे। तो देखिए, उन्होंने बोला कि देयर आर 7 मेंबर्स इन अ फैमिली। ठीक है, एक फैमिली में 7 मेंबर्स है, राइट। उसके बाद उसने बोला कि R इज द ओनली सिबलिंग ऑफ S। R जो है वो ओनली सिबलिंग है। देखिए, सिबलिंग वर्ड में ना कभी भी ये नहीं समझ आएगा कि वो मेल है कि फीमेल है, कि ब्रदर है कि सिस्टर है, ये कभी आपको समझ नहीं आएगा। तो चलिए, हमें बस इतना समझ आ रहा है कि R जो है वो सिबलिंग है किसका, S का। तो सिबलिंग, ओके, सिंगल लाइन से हम डिनोट कर देंगे, एंड सन ऑफ P। एंड के बाद जो ये सन ऑफ P बोला है, ये किसके बारे में है, ये उन्होंने R के बारे में बोला है कि R जो है वो सन है, R बेटा है। इससे हमें क्लियर हो रहा है कि R का जेंडर क्या है, R मेल है, और R किसका सन है, R है P का सन। ठीक है, उसके बाद उसने बोला कि Q इज द मदर ऑफ S। अब इससे समझो चीजों को, Q मदर है इसकी। ओके, R और S सिबलिंग्स है, सिबलिंग्स के पेरेंट्स तो सेम ही होंगे ना, मतलब R के जो पेरेंट्स होंगे वही S के पेरेंट्स होंगे। तो अगर R जो है
वो P का सन है, तो P जो है वो R का पेरेंट है, एंड इसी हिसाब से P जो है वो S का भी पेरेंट है, ठीक है। P R और S दोनों का पेरेंट है, ओके। फिर उसने बोला Q S की मदर है। अब मुझे क्या समझ आ रहा है कि P जो है वो इनका पेरेंट है और Q जो है वो इनकी मदर है। ऑब्वियसली अगर वो S की मदर है तो वो R की भी मदर है, तो Q अगर R और S की मदर है, सो दैट मीन्स P एंड Q आर मैरिड। एंड इफ P एंड Q आर मैरिड, जिसमें हमें ये समझ आ रहा है कि Q मदर है, तो P जो है फिर वो क्या होगा, उनका फादर होगा, ओके। तो ये कई बार ना इनडायरेक्ट रिलेशंस दिए होते हैं जिसको हमें अच्छे से समझना पड़ेगा, ओके। उसके बाद उसने बोला T इज द मदर ऑफ V एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ S, ठीक है। तो ये आगे आपको काफी इंफॉर्मेशन दी हुई है। एक ये लाइन आपको दी हुई है जो काफी क्लियर है कि U इज द वाइफ ऑफ S। U जो है वो वाइफ है। अब U अगर वाइफ है S की, तो जिससे हमें समझ आ रहा है कि फिर S तो मेल ही होगा, एंड U इज द वाइफ ऑफ S से हमें समझ आ रहा है कि S एंड U आर मैरिड, ओके। अब U का कोई सिबलिंग नहीं है, उसने पहले ही क्लियर कर दिया, ठीक है। और उसके बाद उसने बोला कि T इज द मदर ऑफ V एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ S। T जो है वो मदर है किसकी, V की, ओके, एंड सिस्टर इन लॉ है किसकी, S की। देखो T जो है वो S की सिस्टर इन लॉ है। अब T अगर S की सिस्टर इन लॉ है तो वो किस तरह से पॉसिबल है, या तो वो S की वाइफ की सिस्टर होगी, बट S की वाइफ जो कि U है, U हैज नो सिबलिंग, तो S की वाइफ की सिस्टर तो नहीं हो सकती T। तो फिर S की जो है, S का जो ब्रदर है वो एक ही है, मतलब कि उन्होंने बोला था R इज द ओनली सिबलिंग। तो यानी कि इससे हमें समझ आता है, ये पूरी स्टेटमेंट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ये पैराग्राफ अंडरस्टैंडिंग अच्छी चाहिए इसके लिए आपको, ठीक है। तो जो हमें पॉइंट मिला हुआ है ना कि T इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ S, ये अब हमारा क्लियर हो रहा है कि T फिर R की वाइफ है, ओके। T जो है वो R की वाइफ है। इससे हम कह सकते हैं कि TS की सिस्टर इन लॉ है। सिस्टर इन लॉ एक्चुअली कौन होता है, या तो आपके पार्टनर की सिस्टर या फिर आपके सिबलिंग की पार्टनर, ठीक है। अब S के पार्टनर की तो सिस्टर है नहीं है क्योंकि U हैज नो सिबलिंग, तो फिर S के सिबलिंग की पार्टनर कौन होगी, T। और फिर उसने ये भी बोला T इज द मदर ऑफ V। T जो है वो मदर है किसकी, V की। और ये जो लाइन है ना कि V इज द नेफ्यू ऑफ S, ये भी कनेक्ट हो गया कि V जो है वो मेल है और वो क्या है, नेफ्यू है। किसका नेफ्यू है, S का नेफ्यू है। तो ये देखिए पूरा डायग्राम बहुत क्लियरली बन चुका है कि P एंड Q आर अ मैरिड कपल, ठीक है। उनके कितने बच्चे हैं, R एंड S, दे हैव 2 चिल्ड्रन, जिनमें से R इज मैरिड टू T and they have a single child that is V, okay, जो कि मेल है, and S जो है वो किससे मैरिड है, U से मैरिड है। तो ये आपका पूरा कंप्लीट सोल्यूशन है जिसपे बेस्ड है 2 क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने में आपको नॉट मोर देन 2 मिनट्स, नॉट मोर देन, वैसे 2 मिनट्स फिर भी मैं थोड़ा ज्यादा ही बोल रही हूँ, बट इसको सॉल्व करने में, हाँ, बट अगर मैं आंसर मार्किंग इंक्लूड कर लूँ फॉर 6th एंड 7th क्वेश्चन तो 2 मिनट जो है वो सफिशिएंट है इस क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन पहला क्या है कि हाउ इज T रिलेटेड टू R, T जो है वो R से कैसे रिलेटेड है। तो आपके सामने है कि T जो है वो R की क्या लगती है, वाइफ लगती है, ओके। सो आई होप आप सबको ये क्लियर हो गया होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज S टू V। अच्छा, इन क्वेश्चंस में बहुत गलती करते हैं स्टूडेंट्स, ये देखो ये पेपर में आया हुआ है, तभी आपको ये मैं हाईलाइट भी कर रही हूँ कि आगे वाले पेपर, आपका अभी का जो पेपर है उसमें भी ऐसी चीजें आपको ध्यान रखना है। हु इज S टू V मीन्स व्हाट, हु इज S, बेसिकली स्ट्रेस इस पे दीजिए, हु इज S। तो आपको S के बारे में बताना है कि S क्या है, V का। तो V को माइंड में रखते हुए बताना है कि S जो है वो V का क्या लगता है। तो हु इज S टू V, तो देखिए S जो है वो V का क्या लगता है, अंकल लगता है। तो S V का अंकल है। तो आंसर इसका क्या होगा, अब जैसे कि यहाँ पे T रिलेटेड टू R था, तो T क्या है, S टू V है, तो S क्या है, ठीक है। तो लैंग्वेज बहुत ध्यान से, कई बार हमें सब कुछ आता है, हमें सब कुछ पता होता है कि डायग्राम कैसे बनाना है, रिलेशन अंडरस्टैंडिंग डायग्राम भी ठीक होता है, सिर्फ इस क्वेश्चन को समझने में गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए अंकल तो है बट पैटर्नल मैटर्नल दोनों है, तो चेक कर लेते हैं। हाँ जी, S जो है वो V का क्या लगता है, S V का पैटर्नल अंकल है, क्योंकि V के पापा का भाई है, फादर्स ब्रदर। सो फादर्स ब्रदर इज ऑलवेज पैटर्नल। तो आंसर इसका क्या होगा,
ऑप्शन नंबर सेकंड। ओके, सो आई होप ये दोनों क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप सब। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें अब उन्होंने क्या बोला कि हाउ मेनी सच पेयर ऑफ डिजिट्स आर देयर इन द नंबर। अब आप लोग ये क्वेश्चन करते हो पर आप लोग ज्यादातर इस क्वेश्चन को वर्ड में करते हैं, है ना, बट आपके पेपर में डिजिट्स की फॉर्म में आया है। हाउ मेनी सच पेयर ऑफ डिजिट्स आर देयर इन दिस नंबर। नंबर क्या है आपके सामने, 95126139। ओके, ये नंबर आप सबको दिया हुआ है। उसने बोला कि बताइए इसमें कितने पेयर ऑफ डिजिट्स है विच हैव एज मेनी डिजिट्स बिटवीन देम इन द नंबर एज दे हैव बिटवीन देम इन द न्यूमेरिक सीरीज। ठीक है, कि जितने न्यूमेरिक सीरीज में होते हैं, न्यूमेरिक सीरीज क्या होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, दिस इज योर न्यूमेरिक सीरीज। तो वो कह रहा है कि यहाँ पे आपको दोनों डायरेक्शंस में देखना है कि ऐसे दो कितने पेयर ऑफ डिजिट्स बनेंगे जिनके बीच में इस नंबर में उतने ही डिजिट्स आ रहे हैं जितना कि न्यूमेरिकल सीरीज में उनके बीच में होते हैं। सो दिस इज योर क्वेश्चन। तो हम स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करेंगे। जैसे कि पहला डिजिट क्या है, 9। अब 9 तो हाईएस्ट डिजिट है, इसके साथ तो कोई पेयर नहीं बनेगा। नेक्स्ट अगर मैं देखूं 5, और उसने बोला कि इन बोथ द डायरेक्शंस फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों देखना है, तो 5 और 6 मतलब बैकवर्ड तो नहीं बन रहा। आगे देखते हैं 5 6 7 8 9 नहीं बन रहा। 1 के साथ देखते हैं, ये देखो 1 और 2 बन गया, क्योंकि 1 और 2 के बीच में यहाँ 0 गैप है और न्यूमेरिक में भी 1 के नेक्स्ट 2 ही होता है, उनके बीच में कोई गैप मतलब उनके बीच में कोई और नहीं आता। पीछे देखो 1 2 3 नहीं है। आगे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 नहीं बन रहा। 2 से देखते हैं 2 3 4 5 नहीं है, 2 3 4 5 6 नहीं है। ये देखिए 6 देखते हैं, 6 7 8 9 नहीं बन रहा। 6 7 8 9, ये देखो 6 और 9 का पेयर बना। ओके, यहां से देखते हैं अब हम 1 2 3 4 5, 1 एंड 5 का पेयर बना। 1 2 3 नहीं बन रहा। ओके, ये देखिए 3 से 3 4 5 6 7 8 9, 3 और 9 का पेयर बना। 3 4 5 6 7 8 9। आगे देखो 3 4 नहीं बन रहा और 9 के साथ तो आपका बन ही नहीं रहा। तो आंसर आप देख सकते हैं इसका क्या है। हाँ जी, कितने पेयर्स बन रहे हैं, देखो 1 2 3 एंड 4। टोटल आपके यहाँ पे एक तो 1 और 2 का पेयर बना है ना, दे हैव सेम गैप बिटवीन देम। ओके, 6 और 9 का बना, 1 और 5 का बना, एंड देन आपका जो है 3 और 9 का बना। तो आंसर इसका क्या होगा, 4, जो कि आपको गिवन है ऑप्शन नंबर 3 में। सो आई होप आप सबको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये आपके ना अल्फाबेटिकल सीरीज है, तो ये पेपर में आई, आपकी 2022 के पेपर में आई हुई है, जिसमें कि आपको कुछ एक सीक्वेंस दिया हुआ है मिक्स अल्फाबेट्स का और उस पे बेस्ड है कुछ क्वेश्चंस। ओके, तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। हाँ जी, इन्होंने बोला इफ ऑल द वॉवल्स, वॉवल्स मीन्स ए ई आई ओ यू, ये 5 वॉवल्स, इफ ऑल द वॉवल्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द गिवन अरेंजमेंट्स, आप दिए हुए अरेंजमेंट में से अगर सारे वॉवल्स को निकाल देंगे, तो चलिए हम निकाल देते हैं। ये वाला वॉवल हटा दो, ये हटा दो, आई ई यू और ओ, ये सारे वॉवल्स हटा दिए। Which of the following is ninth from the right hand? हाँ जी, इन क्वेश्चंस में ना राइट हैंड मीन्स ये होता है राइट हैंड और ये होता है आपका लेफ्ट हैंड। तो उसने बोला 9th फ्रॉम द राइट हैंड, तो राइट हैंड से देखो 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th एंड 9th। तो 9th एलिमेंट आपका कौन सा है, टी है। तो बहुत बेसिक सा और बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन था आपका, ठीक है। तो सिंपल आंसर ऑप्शन नंबर 1, दैट इज टी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, अब देखिए यहाँ पे भी इसी तरह से आपको एक सीरीज उन्होंने दी है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके 3 क्वेश्चंस है, मतलब इस तरह के 3 क्वेश्चन है जो सेम सीरीज पे डिपेंडेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। उसने बोला कि हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट्स आर देयर, यहाँ पे कितने कॉन्सोनेंट्स है विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट। यहाँ पे इस सीरीज में आपको कितने कॉन्सोनेंट्स मिल रहे हैं विच आर फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट एंड इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ वॉवल।
प्रिसीडेड का मतलब पीछे, और उनके पीछे आपका क्या है, वॉवल है। तो कितने कॉन्सोनेंट्स हैं जिनके आगे कॉन्सोनेंट होगा और कॉन्सोनेंट के पीछे आपका क्या होगा, वॉवल होगा। हाँ जी, ये क्वेश्चन है आपका। तो देखिए चेक करते हैं, पहले चाहिए वॉवल और उसके बाद कॉन्सोनेंट, वॉवल कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट, ये वाला ग्रुप चाहिए। तो चलिए हम ऐसा करते हैं, वॉवल्स होते हैं कम, 5 ही वॉवल्स है, ए ई आई ओ यू। तो हम एक एक वॉवल को पिक करते हैं, जैसे कि ये देखो, ये रहा वॉवल ए, बट इसके बाद नेक्स्ट भी वॉवल है, ये नहीं लेना, ये ई वॉवल है और नेक्स्ट टू आप देख सकते हो कॉन्सोनेंट्स है, तो इसको हमने ले लिया। अगला वॉवल है आई, आई के बाद नेक्स्ट टू कॉन्सोनेंट्स है, ये दूसरा ग्रुप हमारा बन रहा है, इसको भी हमने ले लिया। नेक्स्ट वॉवल आपका है ई, बट इसके आगे वॉवल ही है। यू के आगे देखो 2 कॉन्सोनेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, ये तीसरा ग्रुप हो गया, ठीक है, 3 ग्रुप्स हमारे हो गए। इस वॉवल के बाद तो एक ही कॉन्सोनेंट है। सो ऑल टुगेदर आपके कितने ग्रुप्स बन रहे हैं जिसमें वॉवल एंड देन 2 कॉन्सोनेंट्स है, हमारे 3 ग्रुप्स बन रहे हैं। तो आंसर हमारा होगा इसका ऑप्शन नंबर 4, दैट इज 3। ओके, राइट, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, ये वाले क्वेश्चन भी बहुत कॉमन है, आपको उसने अगेन द सेम सीरीज आपको दी हुई है। विच लेटर इज 5th टू द राइट ऑफ 3rd फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है, 5th राइट ऑफ 3rd फ्रॉम लेफ्ट, ओके, 5th राइट ऑफ 3rd फ्रॉम लेफ्ट, ये आपको बताना है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस पता कैसे करते हैं, ये होते हैं रिलेटिव पोजीशन, कि जब हम एक दूसरे से रिलेट करके पूछ रहे हैं कि हमने दोनों पोजीशंस को रिलेट किया है, ठीक है। तो रिलेटिव पोजीशन हम किस तरह से बताते हैं, हमारा ध्यान जाता है सिर्फ इन 2 चीजों पे। देखो अगर तो ये दोनों ऑपोजिट है, अगर ये दोनों ऑपोजिट है तो हमने सिंपल ऐड करना है, ठीक है। यानी कि अगर आपको एल एल दिया होगा सेम होगा तो सब्ट्रैक्ट करिए, राइट राइट दिए हुए दोनों सेम हुए तो सब्ट्रैक्ट करिए, लेफ्ट राइट दिया होगा तो ऐड करिए, राइट लेफ्ट दिया होगा तो ऐड करिए, ठीक है। तो सेम है तो सब्ट्रैक्ट, ऑपोजिट है तो ऐड, ओके। अब यहाँ पे ये दोनों राइट और लेफ्ट है, ये दोनों ऑपोजिट है, तो 5 + 3 करके आपका कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब उसके बाद ये सोचने वाली बात होती है कि चलो आपने प्लस माइनस तो कर लिया, उसके बाद अल्टीमेटली जो पोजीशन आ रही है वो हमें कहाँ से देखनी है, वो हमें लेफ्ट से देखनी है कि हमें राइट से देखनी है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करके फ्रॉम द लेफ्ट, सब्ट्रैक्ट करके फ्रॉम द राइट, ऐड करके फ्रॉम द राइट, और ये ऐड करके फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है। तो ये आपने 5 और 3 को ऐड किया, ठीक है। ऐड करने के बाद हमें कहां से देखना है, लेफ्ट से देखना है, यानी जो हमें बाद में दिया होगा। जैसे कि हमारे क्वेश्चन में जो एंड हमें लास्ट में दिया होता है ना, वहां से देखना है, यानी 8th फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है। लेफ्ट से 8th पोजीशन आपसे पूछी जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट से हमें देखना है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8th एलिमेंट आपका कौन सा आ रहा है, आई आ रहा है। तो आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, ओके। सेकंड ऑप्शन है इसका फाइनल आंसर। तो ये थे आपके 3 क्वेश्चंस जो कि आपके अल्फाबेट बेस्ड थे, है ना। तो आपने देखा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था, अल्फाबेट बेस्ड क्वेश्चन आपके पेपर में थे, है ना, एंड आपके नंबर बेस्ड क्वेश्चन भी आए हुए हैं, एक पजल भी हम कर चुके हैं, अभी और पजल्स भी आएंगी, अरेंजमेंट वाली पजल हम कर चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये जो पजल है ये आपकी अरेंजमेंट वाली पजल नहीं है, ये आपकी मतलब सिटिंग अरेंजमेंट वाली पजल नहीं है, ये आपकी ऑर्डरिंग वाली पजल है। इसमें आपको ऑर्डर में अरेंज करना है। तो जैसे कि उसने बोला, ध्यान से पढ़ेंगे पहले, इसमें रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर आर 7 पर्सन्स जिनका नाम है ए बी सी डी ई एफ एंड जी। उन्होंने एक मीटिंग अटेंड करनी है किसी रेप्यूटेड होटल में आगरा में, और डेज हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, स्टार्टिंग द वीक फ्रॉम मंडे। अब होता क्या है, अब ये पेपर में उन्होंने ऐसा ही किया था। अब कईयों ने देखा कि अच्छा फर्स्ट डे संडे लिखा है तो ऑर्डरिंग में संडे ही पहले लिख दिया, बट उन्होंने क्या बोला, स्टार्टिंग द वीक फ्रॉम मंडे, है ना। तो वीक तो हमें मंडे से ही स्टार्ट करना है, ठीक है। तो हमें एज्यूम करना है कि दैट दे अटेंड द मीटिंग इन द सेम मंथ ऑफ द ईयर, ओके। सो अब हम सबसे पहले तो ऐसा करते हैं, मंडे से वीक स्टार्ट कर लेते हैं और हम एक बार लिख लेते हैं सीक्वेंस में। इनमें आपकी पॉसिबिलिटीज भी बन सकती हैं।
ओके, सो सबसे पहले हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, हम सबसे पहले हमेशा ही डायरेक्ट इंफॉर्मेशन उठाते हैं। डायरेक्ट इंफॉर्मेशन मींस विच इज रिलेटेड टू वीक ऑफ। तो उन्होंने बोला बी अटेंड्स अ मीटिंग ऑन थर्सडे। बी जो है वो कब मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं? थर्सडे को अटेंड कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने बोला कि ओनली वन पर्सन अटेंड्स द मीटिंग बिटवीन बी एंड जी। ओके, एक ही पर्सन है, ओनली वन पर्सन अटेंड्स द मीटिंग बिटवीन बी एंड जी। तो देखो बी थर्सडे पे है तो जी या तो ट्यूसडे पे होगा या फिर जी हमारा सैटरडे पे होगा। तो देखो हम ना ओरली करने की कई बार कोशिश करते भी हैं, कई बार सही भी रहता है ओरली करना, बट जब एक ही वेरिएबल है, पर्सन ही है, तो फटाफट लिख के पॉसिबिलिटी बना लो, ज्यादा हमारा टाइम वेस्ट नहीं होने वाला। ओके, सो मैं 5 मिनट के लिए वीडियो ऑफ कर रही हूँ बिकॉज आई थिंक सोल्यूशन आपका हाइड हो रहा है। ओके, सो यहाँ देखिए बी और जी हमने कर लिया। उसके बाद उसने बोला ए अटेंड्स द मीटिंग इमीडिएटली आफ्टर जी। ए जो है वो जी के इमीडिएट आफ्टर है, ए जी के इमीडिएट आफ्टर है। उसके बाद उसने बोला कि द नंबर ऑफ पीपल हु अटेंड अ मीटिंग बिफोर ए इज द सेम, मतलब ए से पहले जितने लोग मीटिंग अटेंड कर रहे हैं वो सेम है, किसके सेम है? एज टू द नंबर ऑफ पीपल हु अटेंड द मीटिंग आफ्टर सी। तो जितने लोग ए से पहले हैं उतने ही लोग सी के बाद है। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी में देखो ए से पहले कितने लोग आ रहे हैं? 2 लोग आ रहे हैं। तो सी से आगे कितने लोग आएंगे? 2 लोग। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी में तो हमने सी को यहां लिख लिया। सेकंड पॉसिबिलिटी में देखो ए के ऊपर कितने लोग आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, पूरा मंडे टू सैटरडे है। तो अगर ए से पीछे 6 लोग हैं तो सी के आगे भी 6 लोग होंगे। तो हमने इस तरह से सी को यहां लिख लिया। तो दोनों पॉसिबिलिटीज में हम सी को अच्छे से पोजीशन कर पा रहे हैं। उसके बाद उन्होंने बोला कि ओनली वन पर्सन अटेंड्स अ मीटिंग बिटवीन सी एंड डी। सी और डी के बीच में सिर्फ वन पर्सन मीटिंग अटेंड करता है। ओके, तो सी और डी के बीच में देयर इज ओनली वन पर्सन। तो इस केस में हमने डी को यहां लिखा और इस केस में हमने डी को यहां लिखा। ओके, उसके बाद इसने ये जो लाइन दी है ना, ये सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। उसने बोला एफ अटेंड्स द मीटिंग आफ्टर डी। एफ जो है वो डी के बाद मीटिंग अटेंड कर रहा है। तो डी के बाद फर्स्ट पॉसिबिलिटी में तो देखो जगह ही नहीं बची। फर्स्ट पॉसिबिलिटी आपकी जो है इसमें तो आफ्टर डी देयर इज नो स्पेस, डी इज द लास्ट पर्सन। ओके, सो ये वाला केस हो गया गलत। सेकंड पॉसिबिलिटी हमारी सही है एंड एफ अटेंड्स द मीटिंग आफ्टर डी। एफ ने डी के बाद मीटिंग अटेंड करी है तो एफ को हमने यहां लिख दिया। और फिर अल्टीमेटली अगर हम देखें कि हमारी स्पेस जो बच रही है, ट्यूसडे वाला डे में जो नेम बचा है वो कौन सा नेम है? एक ही पर्सन बचता है जो कि कौन है? ई है। ओके, सो दिस इज योर सोल्यूशन, जिसको सॉल्व करने में अगेन आपको हार्डली 2-3 मिनट लगने थे। ये पजल भी हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थी। ओके, सो आई होप यू ऑल आर गेटिंग कि हमें किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, राइट? ओके, तो चलिए अब इसके क्वेश्चंस अब हम सॉल्व करेंगे। ओके, ये आपका सभी का अरेंजमेंट है और इस अरेंजमेंट को अब हमने चेक करना है। तो देखिए ये आपकी शेड्यूलिंग क्या है। मंडे पे आपका क्या आ रहा है? सी आ रहा है। ओके, ट्यूसडे पे आप सभी का क्या आ रहा है? ई। वेडनेसडे पे आपका आ रहा है डी। थर्सडे वाले पे आपका बी। फ्राइडे पे आपका एफ। सैटरडे पे आपका जी एंड संडे पे आपका आ रहा है ए। तो उसका सवाल है कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज डज ई हैव टू अटेंड द मीटिंग। ई ने कब अटेंड करनी है मीटिंग? तो ई ने ट्यूसडे को मीटिंग को अटेंड करना है, जिस वजह से इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 5, दैट इज ट्यूसडे। ओके, सो आई होप क्लियर हो रहा है सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट का आंसर देखिए क्या होगा। हाँ जी, उन्होंने बोला कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज टू अटेंड द मीटिंग ऑन सैटरडे। इनमें से किसने मीटिंग को सैटरडे को अटेंड करना है? तो सैटरडे को मीटिंग अटेंड करने वाला पर्सन कौन है? जी है। तो आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर 5, दैट इज जी। ओके, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज डज डी हैव टू अटेंड द मीटिंग।
हाँ जी, डी ने मीटिंग कब अटेंड करनी है? ओके, तो देखिए हाँ जी, तो ये आपका मंडे है, ये आपका ट्यूसडे है, ये आपका वेडनेसडे है, ठीक है। तो उसने वैसे भी आपसे क्या पूछा है? डी का पूछा है, तो डी का डे आपके सामने आ रहा है जो कि कौन सा है? वेडनेसडे। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 3rd। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पीपल अटेंड द मीटिंग बिटवीन बी एंड ए? ठीक है, तो चलिए इसका आंसर क्या होगा, देखिए जल्दी से। हाँ जी, बी और ए के बीच में हाउ मेनी पीपल आर देयर? देखो बी ये रहा और ए ये रहा, तो बी और ए के बीच में हाउ मेनी पीपल आर देयर? देयर आर 2 पीपल बिटवीन बी एंड ए। सो द आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर 4। ओके, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, फाइंड द ऑड वन। ऑड वन आपको बताना है, तो सबसे पहले उसने आपको दिया है जी ए। ओके, तो आप देख सकते हैं जी और ए आपके सामने इस तरह से दिया है ना। तो जी और ए इमीजिएट है। उसके बाद उसने आपको दिया सीई, ये दोनों भी इमीजिएट है। उसके बाद उसने दिया आपको एफ जी, ये भी इमीजिएट है। उसके बाद उसने दिया ई जी, देखो ये इमीजिएट नहीं है, ई आपका ये रहा, जी आपका ये रहा। नेक्स्ट भी चेक कर लेते हैं डी और बी। हाँ जी, डी और बी भी इमीजिएट है। तो 4th ऑप्शन को छोड़कर बाकी सारे ऑप्शन जो हैं वो इमीडिएट रिलेशन शो कर रहे हैं एक्सेप्ट वन ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। तो आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, दैट इज ई एंड जी। ओके, बिकॉज दे आर नॉट इमीडिएट। ओके, नेबर्स नहीं है एक दूसरे के। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो अल्फाबेट्स वाला भी ऐसा सा एक क्वेश्चन आपने देखा था। अब मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ नंबर बेस्ड क्वेश्चन। ओके, अब देखो आपको ना पेपर में इस तरह से नंबर्स आते हैं, जैसे कि 4-5 नंबर्स आपको मोस्टली 3 डिजिट आते हैं, कई बार वो 4 डिजिट भी कर सकते हैं। जैसे कि पिछले साल अगर उन्होंने 3 डिजिट दिया है, तो 2023 का पेपर देखो आपके थोड़ा सा तो लेवल बढ़ेगा ना, तो आप देखिए हो सकता है इस बार आपको 4 डिजिट नंबर दे दे, है ना। तो चलिए यहाँ पे आपको ये जो नंबर्स गिवन है, आपको पहले तो ना इन क्वेश्चंस को करने से पहले एक बहुत सिंपल और बेसिक सी बात को क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत बेसिक बात है, बट जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं ना, यही बेसिक बात हम भूल जाते हैं। वो ये कि डिजिट और नंबर में क्या फर्क होता है। What is the difference between digit and number? Okay, so what is the difference? Like if we check the number 453, ये है आपका पूरा नंबर, 453 है आपका नंबर। इस नंबर में 4, 5 और 3 ये तीनों क्या है? डिजिट्स है। ओके, तो ये तीनों आपकी क्या है? डिजिट्स है। तो ये फर्क होता है। तो आपको कई बार क्वेश्चन में बोलता है कि नंबर्स आर अरेंज्ड, कई बार आपको बोलता है कि डिजिट्स आर अरेंज्ड। तो आपको बहुत ध्यान से करना होगा कि वो नंबर की बात कर रहा है कि वो डिजिट की बात कर रहा है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, सो इफ इन ईच नंबर ऑल द 3 डिजिट्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। व्हाट ही मीन कि आपको नंबर में ही, इफ इन ईच नंबर, आपको नंबर के अंदर ही जो डिजिट्स हैं उनको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में विद इन द नंबर। So which of the following will be the second lowest number after this rearrangement? So सबसे पहला काम जो हमें यहाँ पे करना है वो क्या है कि हमें विद इन द नंबर डिजिट्स को अरेंज करना है इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा? 3, 4, 5, उसके बाद 1, 6, 9, उसके बाद 4, 5, 7, उसके बाद 1, 4, 7, उसके बाद 2, 3, 7, क्योंकि विद इन द नंबर यू आर अरेंजिंग ऑल द डिजिट्स। ओके, तो यहाँ पे अरेंजमेंट के बाद उसने बोला है कि सेकेंड लोएस्ट नंबर। हाँ जी, लोएस्ट नंबर या सेकेंड लोएस्ट नंबर, ध्यान रखना है। हम बहुत जल्दी क्वेश्चन पढ़ते हैं और हमारा ध्यान नहीं जाता, हमारा ध्यान जाता है अच्छा लोएस्ट है, फटाफट से आंसर। तो स्टूडेंट्स आप सबको मैं यही मिस्टेक्स बता रही हूँ साथ साथ पेपर में, क्योंकि पेपर ही है, ये आपको ओरिजिनल पेपर है
और पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं उसमें स्टूडेंट्स ने क्या क्या मिस्टेक्स कमिट की हैं वो भी मैं आपको साथ साथ बताना चाह रही हूं, ताकि आप उन चीजों से सीख के इस बार के पेपर में एटलीस्ट ये जो सिली मिस्टेक्स है वो अवॉइड कर सके। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। सेकंड लोएस्ट पूछ रहे हैं, सो लोएस्ट कौन सा है? लोएस्ट है 147 एंड सेकंड लोएस्ट कौन सा है? 169। ओके, तो आंसर इसका क्या होगा? देखो यहाँ पे ऑप्शन तो जो हम मार्क करते हैं ना वो ओरिजिनल नंबर ही होता है, ठीक है। मतलब ये सब करने के बाद जो आंसर आएगा ओरिजिनली वो क्या नंबर था ये आपको बताना है। तो ओरिजिनली वो नंबर था 619, जो कि ये सब करने के बाद सेकंड लोएस्ट आ रहा है, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको पूरा करके दिखाया। अब मैं आपको बताना चाहूंगी पेपर में इतना टाइम नहीं लगाना, पेपर में हमें इतना टाइम वेस्ट नहीं करना। आपको ये जान के बहुत हैरानी भी हो सकती है कि आरबीआई असिस्टेंट के पेपर में 20 मिनट में आप रीजनिंग के 35 क्वेश्चंस कर सकते हैं, अगर आपका डिफिकल्टी लेवल इजी टू मॉडरेट हो तो। और जैसा कि 2022 का पेपर जो है उसका लेवल इजी टू मॉडरेट ही है, ठीक है। तो ये वाले पेपर की ही अगर मैं बात करूं, 2022 के पेपर में रीजनिंग के आउट ऑफ 35 क्वेश्चंस, ऑल 35 क्वेश्चंस कुड बी अटेम्प्टेड इन जस्ट 20 मिनट्स। ओके, सो वो वही कर पाएगा जिसको शॉर्ट ट्रिक्स भी पता होंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इसको पूरा अरेंज करके सॉल्व कर रहे हैं तो फिर ऐसे करने से 35 क्वेश्चन 20 मिनट में नहीं होंगे। अगर आप 20 मिनट में 35 के 35 करना चाहते हैं तो हमें कम से कम सोल्यूशन बनाना है और जल्दी से जल्दी आंसर मार्क करना है। तो आप एक चीज बताओ, कभी भी बड़े से छोटा या छोटे से बड़ा नंबर बताने के लिए आप हमेशा फर्स्ट डिजिट को देखते हो? अब अगर वो कह रहा है कि हर नंबर में आप 3 डिजिट्स को अरेंज कर रहे हो असेंडिंग ऑर्डर में, अरेंज मत करो, ऐसे ही देख लो। इसका सबसे छोटा क्या है? 3, इसका सबसे छोटा 1, इसका सबसे छोटा 4, इसका सबसे छोटा 1, इसका सबसे छोटा 2। तो पूरा नंबर अरेंज करने की जरूरत ही नहीं है फॉर ऑल द नंबर्स। आप ऐसे, और ये भी नहीं देखते ना, अगर आपका ध्यान जाता कि इन दोनों नंबर्स में 1 आ रहा है और किसी में नहीं आ रहा, तो आपका लोएस्ट या सेकंड लोएस्ट जो है इनमें से कोई होगा। तो हम इन्हीं दोनों नंबर्स पे फोकस करते हैं। इसका देखते हैं, मैं 1 6 बन रहा है और इसका अरेंजमेंट अगर मैं करूं तो 1 4 बन रहा है। तो ये स्मॉलेस्ट है, ये सेकंड स्मॉलेस्ट है। तो देखिए, जस्ट बाय रीडिंग आप इसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। और आंसर इसका क्या है? ऑप्शन नंबर 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। उसने बोला, वही सेम फॉर्मेट चल रहा है कि आपको 5 नंबर्स दिए हैं। इफ इन ईच नंबर ऑल द ऑड डिजिट इज एडेड बाय 1। नाउ ये करना पड़ सकता है, ठीक है, बट कोई बात नहीं, देखते हैं। ऑल द ऑड डिजिट इज एडेड बाय 1 एंड ऑल द इवन डिजिट। पहले ध्यान दीजिए, ऑड नंबर नहीं कह रहा, ऑड डिजिट कह रहा है। हर नंबर में जो ऑड डिजिट है उसमें आप +1 कर रहे हैं और जितनी भी इवन डिजिट्स है उसमें आप क्या कर रहे हैं? +2 कर रहे हैं। तो आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द लोएस्ट नंबर आफ्टर मेंशन्ड ऑपरेशन। ये सब करने के बाद सबसे लोएस्ट नंबर कौन सा होगा? अब बात वही आती है कि हाईएस्ट या लोएस्ट नंबर अगर हमें बताना है तो हाईएस्ट या लोएस्ट नंबर बताने के लिए हम हमेशा फर्स्ट डिजिट को प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इनकी फर्स्ट डिजिट क्या है। तो जैसे कि ये 4 है, मतलब यहाँ पे हम नंबर्स की स्वैपिंग तो कर नहीं रहे, हम सिर्फ एडिशन कर रहे हैं। तो हम बस फर्स्ट डिजिट देखेंगे। 4 क्या है? इवन है ना, 4 विल बिकम 6। 6 क्या है? इवन। 6 विल बिकम 8, क्योंकि इवन डिजिट में हम 2 को ऐड कर रहे हैं। ओके। 5 क्या है? ऑड। ऑड में +1 किया तो 6। 4 क्या है? इवन। इवन में +2 किया तो 6। और 3 क्या है आपका? हाँ जी, 3 क्या है आपका? ऑड। ऑड में +1 किया तो +1 करके कितना आया? 4। एंड आप एक चीज देखिए, हमसे उसने क्या पूछा? लोएस्ट नंबर। तो ये जो मैंने डिजिट्स लिखी हैं, ये फर्स्ट डिजिट ऑफ एवरी नंबर आ रही है। आफ्टर अप्लाइंग द मेंशन्ड ऑपरेशन, रिजल्टेंट फर्स्ट डिजिट आपकी ये आ रही है। तो जिसमें मैं देख लूं कि सबसे छोटी डिजिट कौन सी है? 4 है ना। तो और क्या ही करना था? आंसर आपका है 372। दैट इज ऑप्शन नंबर 3। सो ये आपका आंसर है। तो आप देखिए कहां, अगर आप इसमें सच में करने लग जाते हैं ना, आप एक एक इवन डिजिट में +2 कर रहे हैं और एक एक ऑड डिजिट में +1 कर रहे हैं, आप जितना टाइम, इतना मतलब हमने जो अभी जिस तरीके से सॉल्व किया उस तरह से सॉल्व करने में जितना टाइम लगा है ना, उससे 5 टाइम ज्यादा टाइम आपको लगना था उस तरह से सॉल्व करने में, अगर आप पूरा इसको डिटेल में सॉल्व करते। तो ये क्वेश्चंस जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, आप सोचते हैं कि हो जाएंगे, ये तो हो जाएंगे, ऑड इवन हमें पता है, +1 +2 हमें पता है, बट आप जो मिस कर जाते हैं ना,
प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन इजी क्वेश्चंस की भी, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपकी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में स्पीड बढ़ेगी। ओके, बिकॉज विद प्रैक्टिस ही, क्योंकि अदरवाइज ऑड इवन सबको पता है, +1 +2 सबको पता है, पर इसको जल्दी करना कैसे है ये शायद नहीं पता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये हो गया अब हमारा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या बोला, इफ ऑल द डिजिट्स इन ईच ऑफ द नंबर्स आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर within the number, then which of the following will be the highest number in the new arrangement of numbers? बहुत ध्यान से पढ़िए। All the digits in each of the number are arranged, सारे digits को हमने arrange किया है descending order में within the number। ओके, तो descending order मतलब ये 5 4 3 हो जाएगा। descending होता है बड़े से छोटा। फिर आपसे वो पूछ रहे हैं कि बताइए हाईएस्ट नंबर कौन सा होगा, हाईएस्ट नंबर कौन सा होगा ये पूछा जा रहा है। तो अब आप एक चीज देखो, कोई जरूरत नहीं ऐसे करने की। आप जब इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे, है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, बड़े से छोटा। तो आपने हर नंबर का बड़ा डिजिट उठाया और उन बड़े डिजिट्स का भी बड़ा डिजिट उठाया। अगर मैं आपको सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बताना चाहूं इस क्वेश्चन को, आप पहले हर नंबर का बड़ा डिजिट पहले ला रहे हो, फिर उस बड़े डिजिट में से भी बड़े डिजिट को चुन रहे हो। तो अल्टीमेटली मुझे इन सारे डिजिट्स में ऑल टुगेदर सबसे बड़ा डिजिट ढूंढना है, जो कि 619 में है। क्योंकि आप इसमें अगर नंबर वाइज भी करते 5 4 3 9 6 1, फिर आप उनमें देखते सबसे बड़ी डिजिट कौन सी आ रही है, वो 9 आ रही थी, है ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये, हमें कॉम्प्लिकेट नहीं करना। आपको विद इन द नंबर पहले डिजिट्स को अरेंज करना है बड़े से छोटा के सीक्वेंस में, एंड उसमें भी सबसे बड़ा कौन है। तो हमें कोई अरेंज करने की जरूरत नहीं है। हम सिंपल इन सारे डिजिट्स को अगर मैं कंबाइंड फॉर्म में देखूं तो मुझे सबसे बड़ी डिजिट दिख रही है 9। 4 5 3 6 1 9 5 7 4 4 7 1 3 7 2, सबसे बड़ी डिजिट मुझे कौन सी दिख रही है, 9। और 9 डिजिट किस नंबर में आ रही है, 619, और इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर है 619। ओके, सो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। तो हम इन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को 2 सेशंस में करेंगे। ठीक है, आपका जो 2022 में आरबीआई असिस्टेंट का प्री एग्जाम हुआ था, उसमें रीजनिंग के 35 क्वेश्चंस में से, मतलब जो 35 क्वेश्चंस है वो हमने 2 सेशंस में कवर करने हैं। ठीक है, ताकि हम डिटेल में अच्छे से कर सके, हम सारे क्वेश्चंस अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर सके। मैं आपको बता सकूं कि ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें कितना टाइम लगा एंड क्या मिस्टेक स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट करी ऐसे क्वेश्चंस में। इसीलिए डिटेल्ड एनालिसिस अगर हम कर रहे हैं तो 2 सेशंस लेने पड़ेंगे। ओके, तो आज के सेशन में हमने ये 19 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। बाकी के 16 क्वेश्चंस जो है वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, और आपको पता लग जाएगा कि पूरा 2022 का पेपर जो है वो कैसा था। और अगले सेशन में 16 क्वेश्चंस सॉल्व करने के बाद, डिस्कस करने के बाद, मैं आपको पूरा एनालिसिस भी दूंगी कि 2022 में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए थे। ओके, सो आई होप आप सबको ये PYQ सीरीज पसंद आएगी, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि पेपर कैसे लिया जाता है और हमें पेपर को कैसे करना है। ठीक है, और उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी में आगे बढ़ पाएंगे। और लास्ट में मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, ताकि सभी इन सेशन से बहुत कुछ सीख सके। शेयर करिए, लाइक करिए, और साथ साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। सिविल स्टाफ रेगुलेटरी बॉडीज, आपके आरबीआई असिस्टेंट, आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर, नाबार्ड, सेबी, इन सारी रेगुलेटरी बॉडीज के जितने भी एग्जाम्स है उसमें आप सभी की पूरी मदद करेगा। पर इसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि जब भी हम कोई सेशन ले आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।